सो हे फोक्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द सीक्रेट ऑफ सिंचनी मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज की गई थी। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है, तो आपको पसंद जरूर आएगा और इस मूवी को अंत तक जरूर देखना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखता है जो कि एक बर्फीले जगह पे लड़खड़ाते हुए जाता है। उसके पीठ पे खून लगा था और वो बहुत ही घायल था, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा के रास्ते पे ही गिर जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि 18th सेंचुरी के आसपास फ्रेंच और नेटिव फोर्सेस ने मैसाचुसेट्स के एक इंग्लिश सेटलमेंट पर अटैक किया था और इसी अटैक के दौरान उन्होंने एक ट्राइब सिंचनी को मुक्त किया था। सिंचनी एक मिक्स रेस की ट्राइब थी जिनके पास कई सारे डिजीजेस से बचने की शक्ति थी और एक बहुत ही सीक्रेटिव सोसाइटी द डिसाइपल्स ऑफ एटलांटो, जिन्हें विचक्राफ्ट के यूज की वजह से निकाल दिया गया था। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो लोग सिंचनी के ब्लड लाइन को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। कई सालों तक लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी पैरानॉर्मल घटनाओं का जिक्र किया है और आज तक किसी को ये नहीं पता है कि ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है। फिर हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बच्ची एक गाना गुनगुना के एक बर्फीले जंगल में घूम रही थी और उसका भाई आगे चला जाता है। उसका भाई कुछ दूर ही जाता है कि उसकी नजरों में एक बोल पड़ता है जिसमें एक आग जल रही थी। अब एक सुनसान जंगल में आग का जलना बिना कोई मतलब के बहुत ही अजीब था, जिसकी वजह से वो उसे देखने जाता है। वो बच्चा उस आग के पास खुदाई करने लगता है और थोड़ी देर खोदने के बाद उसे वहाँ पे एक पत्थर जैसा कुछ मिलता है। उसकी बहन आके उससे पूछती है और फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। वो दोनों बच्चे रात को क्रिसमस ट्री के पास आके बैठते हैं और वो बहन अपने भाई को एक गिफ्ट देती है। उन दोनों की माँ पास ही में खड़ी होकर आयरन कर रही थी। जब वो बच्चा वो गिफ्ट खोलता है, उसे वहाँ पे वो पत्थर दिखता है जो कि उसे जंगल में मिला था और उसकी आंखों में आग का रिफ्लेक्शन भी दिखता है। अगले सीन में हमें एक बुजुर्ग आदमी का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे चाइल्ड सर्विसेज मिस्टर स्टार्क का इंटरव्यू ले रहे थे। मिस्टर स्टार्क बताते हैं कि पिछली रात क्रिसमस थी और उनके 10 साल का ग्रैंडसन उनके दरवाजे पे था। सोशल सर्विसेज को यकीन ही नहीं होता कि एक 10 साल का बच्चा कैसे 16 किलोमीटर अकेले घने जंगल से होकर आया होगा। तो मिस्टर स्टार्क बताते हैं कि उसको एक नेटिव मैन यहाँ पे छोड़ के गया था। फिर वो लोग विल के पास जाते हैं, जो कि पिछली रात से बात ही नहीं कर रहा था। विल कोई और नहीं पर शुरुआत में जिस बच्चे को दिखाया गया था वही है और विल बहुत ही वायलेंट था। विल को जैसे तैसे करके चाइल्ड सर्विसेज वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में एक ब्रोकर एक घर में आती है और वो अपने बॉस रीटा से बात कर रही होती है कि उन्हें कोई भी घर खरीदने वाला नहीं मिला था और ये सब उसके पीछे खड़ा हुआ कोई शैडो सुनता है। जिसके बाद वो ब्रोकर घर से बाहर चली जाती है। हमें विल को दिखाया जाता है जो कि बड़ा हो चुका था और वो अपने कुत्ते को लेकर काम पे जाता है। विल एक गैराज में एज अ मैकेनिक काम कर रहा था। उसके एक दोस्त से उसको पता चलता है कि उसके पिता के लॉयर ने उसे तीसरी बार कॉल किया है और ये बोला है कि अर्जेंट है। तो विल अपने पिता के लॉयर से मिलने चला जाता है और उसके लॉयर से विल को पता चलता है कि घर को बेच के कुछ लोन्स चुकाने की कई नाकाम कोशिशें की गई थी, पर फिर भी घर के इंसिडेंट्स के बारे में सबको पता था, इसलिए कोई भी घर को खरीदना ही नहीं चाह रहा था। पिछले 10 सालों में विलियम के पिता को कई सारे मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में डाला गया था। उन्हें साइकोटिक एपिसोड्स के भी ट्रीटमेंट दिए गए थे, जिनके पेमेंट्स वो कभी बैंक को लौटा ही नहीं पाए। क्योंकि ये विल के फादर की विश थी, तो प्रॉपर्टी अब विल के नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी और उसके पिता के एशेस प्रॉपर्टी में ही स्प्रेड किए जाएंगे। विल को जैसे ही उसके बारे में पता चलता है, वो उसके डॉग मैडो के साथ घर में शिफ्ट हो जाता है। मैडो को घर के अंदर जाने में परेशानी बहुत हो रही थी, पर विल के पीछे वो आ जाती है। विल पूरे घर में घूमता है और फिर सोने के लिए चला जाता है। रात को उसके रूम का विंडो अचानक से अपने आप खुलने लगता है और मैडो उस खुलते हुए विंडो को देख के भौंकने लगती है। फिर अचानक से विल के पीछे कोई आदमी आ जाता है जो उसे काट देता है और विल की आंखें खुल जाती है। अब विल उठ के देखता है कि उसके रूम की विंडो खुली हुई थी। अगली सुबह हमें डिटेक्टिव कैरी डोनावन को दिखाया जाता है, जिससे कि एक केस का कॉल आता है। वहाँ पे एवा उसकी बेटी आती है और उनकी बातों से पता चलता है कि एवा अभी तक नए शहर में मिल घुल नहीं पाई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत परेशानी भी हो रही थी। फिर एवा स्कूल चली जाती है और कैरी एक एक्सीडेंट स्पॉट की तरफ आगे बढ़ जाती है।
स्पॉट में पहुंचने के बाद वो और ड्रू, जो कि बोस्टन से था, दोनों ही व्हीकल को देखने के लिए चले जाते हैं। ड्रू कैरी को बताता है कि ये गाड़ी किसी ब्रिटनी की है और वो पिछले महीने से गायब है। उसकी बेटी भी मरी हुई पाई गई थी। वहाँ पे कैरी को एक डायरी मिलती है जहाँ पे कुछ ड्राइंग्स बने थे और तभी विल आके उनसे पूछता है कि क्या उन्हें सब कुछ मिल गया है। जिसके बाद वो और उसके आदमी कार को ठीक करके टो करके ले जाते हैं। विल ऑफिस से हरमन के पुराने ऑफिस में कुछ फाइल्स ढूंढने जाता है जहाँ पे विल को उसकी माँ का पियानो मिलता है। पियानो को उनके ऑफिस में शिफ्ट किया था। विल के पिता को इस बात का यकीन था कि पियानो का अपना ही एक दिमाग था और उसमें एक फैमिली का चूहा भी रहता था। रात को बहुत बर्फ पड़ रही होती है और विल सो जाता है। अचानक से विल की नींद खुलती है और उसे मैडो नहीं दिखती। उसके फायरप्लेस में बहुत ही तेजी से आग जल रही थी और पूरे घर में लाइट भी नहीं थी। विल मैडो को पूरे घर में ढूंढने लगता है और फिर उसे अपने बचपन के क्रिसमस के बारे में याद आता है। उसके सामने वो खुद को अपनी बहन और अपनी माँ को देख पाता है जो कि वो वहीं पे आयरन कर रही थी। उसकी माँ विलियम को अपनी बहन के साथ खेलने के लिए बुलाती है और उसकी बहन विल को एक क्रिसमस गिफ्ट देती है और फिर अचानक से विल के पिता आके बोलते हैं कि उन्हें एक टो करने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद विल अपनी माँ को देखता है जिनकी हाथों में अब आयरन नहीं बल्कि चाकू था जिसे वो शार्प कर रही थी और उसकी बहन कुछ खा रही थी। विल को बेसमेंट से कुछ आवाजें आती है और उसे लगता है कि मैडो बेसमेंट में है, पर बेसमेंट में पहुँचने के बाद उसका कैंडल बुझ जाता है। जिसके बाद वहाँ का लाइट बल्ब अपने आप फ्लिकर होने लगता है और उसे अपनी मरी हुई छोटी बहन मिलती है। उसकी छोटी बहन अपने आसपास एक सर्कल ड्रॉ करती है और विल से उस पत्थर के बारे में पूछती है और बताती है कि उन्होंने उसकी बहन का पीछा किया, पर विल को कुछ समझ ही नहीं आता है तो उसकी बहन अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगाती है। जिसके बाद विल को खुद का और पहले जो आदमी बर्फीले रास्ते में घायल हो गया था उसका चेहरा दिखता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। विल डर के मारे उठ जाता है और मैडो अभी उसके पास नहीं होती है। वो मैडो को ढूंढते हुए कैंडल लेके जाता है और उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा होती है। उसे फिर से बेसमेंट से आवाज सुनाई देती है और वो बेसमेंट में चला जाता है, पर वो बेसमेंट से बाहर निकल के आ जाता है मैडो को ढूंढने के लिए। उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है और उसे उसका एक खिलौना पेड़ से लटका हुआ भी मिलता है। अगली सुबह ड्रू कैरी को बताता है कि उन्हें एक बॉडी के बारे में पता चला है। फिर वो दोनों उस बॉडी की तरफ जाते हैं। विल अपने घर के पास मैडो को ढूंढने के लिए फिर से कोशिश करता है। ड्रू और कैरी को ब्रिटनी की बॉडी मिल जाती है और वो बड़ी ही बुरी हालत में होती है। ब्रिटनी की कमर में एक अजीब सा निशान भी होता है। विलियम अपने गराज में कुछ काम कर रहा होता है कि अचानक से उसकी कमर में कुछ स्क्रैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके को-वर्कर्स भी विलियम के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। विलियम रात को भी गराज में काम कर रहा होता है कि उसे पियानो की आवाजें सुनाई देती है और वो अपने पापा के ऑफिस में चला जाता है जहाँ पे उसकी माँ पियानो बजा रही थी। वो उन्हें देख के उनके पास जाता है और उसकी माँ उसे कुछ लौटाने को बोलती है और फिर उसके पापा की ऑफिस से एक पिक्चर गिर जाती है और विलियम की माँ गायब हो जाती है। विल उस तस्वीर को उठा के देखने लगता है और उस तस्वीर में 3 लोग थे, हरमन स्टार्क, फ्रांसिस स्टार्क और एक लड़की। वो अगले दिन एक घर में नॉक करता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वो फोटो वाली औरत उसे दूर से देख रही होती है। पुलिस को पता चलता है कि विलियम ब्रिटनी को पहले से ही जानता था और विलियम ने ही खुद ब्रिटनी का कार टो किया था। अब उससे पूछताछ करने डिटेक्टिव कार्टर वहाँ पे आता है। विलियम कार्टर से बोलता है कि वो ब्रिटनी को नहीं जानता। कार्टर विलियम से ब्रिटनी के बारे में ही बहुत कुछ पता लगाने की कोशिश भी करता है, पर विलियम उसे कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद कार्टर कैरी को स्टार्क मर्डर की फाइल्स चेक करने के लिए बोलता है। कैरी सारे फाइल्स और वीडियो बहुत ही ध्यान से देख रही होती है और वहाँ पे विल की वीडियो में विल कुछ नहीं बोलता है, पर जब सारे डिटेक्टिव्स बाहर चले जाते हैं विल कैमरे की तरफ देख के अटलांटो बोलता है। विलियम को अपने गराज में कई सारी आवाजें सुनाई देती है और अपनी छोटी बहन की परछाई भी दिखती है, जिसको फॉलो करने के बाद उसे मैडो भी दिखती है जो कि वहाँ पे बैठी हुई होती है। मैडो बहुत ही नाराज थी और विलियम मैडो को शांत करके उसके पास बैठ जाता है। विलियम धीरे धीरे मैडो से बात करना शुरू करता है जैसे वो लोग पहले किया करते थे। विलियम धीरे धीरे एक ट्रांस में चला जाता है जहाँ पे वो किसी प्रोफेसी के बारे में बात करता है और ये बोलता है कि ये सब उसे उसके फादर के साइड से मिला है। वो ये भी बोलता है कि उसको बहुत सारे मेडिकेशंस पर रखा गया था और वो बहुत ही छोटा था, इसलिए मना नहीं कर पाया और उसको बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है। वो बात करते करते उस पे उसकी बहन की आत्मा अटैक करती है और वो वहाँ पर गिर जाता है। विल को उसका कोवर्कर आकर जगाता है और वो विल को बोलता है कि उसे कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए। विल घर
आ जाता है और उसे वहाँ पे अपने पिता की ऑफिस में जब पिक्चर था वो वाली लेडी भी दिखती है। कैरी ने वीडियो टेप्स में जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ ड्रू को बताती है। कैरी ड्रू को ये भी बताती है कि विल जब छोटा था उसकी माँ और बहन दोनों को किसी ने मार दिया था और कोई नेटिव आदमी विल को 16 किलोमीटर दूर अपने ग्रैंडफादर के पास छोड़ के चला गया। विल के ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा अनफिट थे, इसलिए उन्होंने चाइल्ड सर्विस को बुलाया था। कैरी ड्रू को ये भी बताती है कि ब्रिटनी की बॉडी पे जो मार्क्स मिला है वो डेथ को सिग्निफाई करता है। कैरी ड्रू को बोलती है कि वो बॉस्टन आराम से जा सकता है क्योंकि कैरी को एवा के लिए एक बेबी सिटर मिल गई थी। कैरी विल के घर में जाती है और दूसरी तरफ विल घर में नहीं था। विल अपने कोवर्कर के साथ एक बार में था। विल वॉशरूम जाता है और वहाँ पे बार में कुछ टीनेजर्स थे। वो टीनेजर्स विल के घर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि वो जगह एक हॉन्टेड प्लेस है और विल का कोवर्कर उन्हें डरा के शांत कर देता है और विल को रेस्पेक्ट देने बोलता है। फिर विल और उसका कोवर्कर बाहर से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कैरी को विल के घर के बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं, तो वो वहाँ पे टॉर्च लेकर चली जाती है और कैरी को वहाँ पे खून से सना हुआ पैंट मिलता है जहाँ पे एक पत्थर था। ये वही पत्थर था जो कि विल की बहन ने उसे दिया था और वो उस पैंट और पत्थर को एज एन एविडेंस ले जाती है। फिर उसे वहाँ से बहुत सारी आवाजें आने लगती है और कैरी मिरर की तरफ बढ़ने लगती है। मिरर की तरफ बढ़ने के बाद उसे वहाँ पे एक सर्कल दिखता है और मिरर में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा होता है और अपने आप भी हिलने लगता है। ये देख के कैरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग के अपनी कार में आ जाती है। विल का कोवर्कर ड्रू खुद से बात करता हुआ दिखता है और ड्रू किसी को गाना गाने के लिए मना कर रहा था क्योंकि उस गाने से कोई अट्रैक्ट हो रहा था। अभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे विल एक आग की तरफ आगे बढ़ता है। ये आग जंगल में लगी थी और उस आग के पास पहुंचते ही कोई विल को उससे ज्वाइन करने बोलता है और एक मदर एंड डॉटर को मारने के लिए बोलता है। मदर एंड डॉटर यहाँ पे कैरी और एवा थे। विल उनको ज्वाइन कर लेता है और बिना शर्ट के भरी सर्दी में अपने कमरे में लौट आता है। वहाँ पे विल का बचपन वाला वर्जन घबरा के घर में घूम रहा होता है और सब कुछ देख रहा होता है। वहाँ पे कोई आके विल की माँ से पूछता है कि वो कहाँ पे है और विल की माँ और उसकी बहन को मार देता है। विल की आंखें फिर से खुलती है और विल को कोई बोलता है कि उसे पता है कि वो कौन है। विल की आत्मा ने खुद को अभी तक एटलांटो को सरेंडर कर दिया था और ये सब कुछ वो फोटो वाली लेडी दूर से देख रही होती है। कैरी एवा के पास घर में आती है और वहाँ पे उसे वही फोटो वाली लेडी मिलती है जो कि खुद को एवा का बेबी सिटर बताती है। कैरी उसे थैंक करती है और वो लेडी बाहर चली जाती है। अंदर जाने पर एवा डरी हुई एक वॉल के पीछे होती है और कैरी के बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो बाहर नहीं आती है। एवा बताती है कि वो डरी हुई है क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बाइट कर लिया है और वो एक बैलरीना है और विल की बहन भी एक बैलरीना थी। एवा अपने हाथ कैरी को दिखाती है जिसे देख के कैरी और भी घबरा जाती है। दूसरी तरफ विल पेंट का बॉक्स उठाता है। कैरी और ड्रू दोनों ही बैठ के स्टार्क हाउस के मर्डर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पे कैरी बताती है कि कई साल पहले कॉर्डर ने हरमन स्टार्क जो कि विल के फादर थे उनसे ब्रेड का एक लोफ मांगा था, जिसके बाद कॉर्डर ने उनकी वाइफ और उसके डॉटर को मार दिया। हरमन स्टार्क 25 साल से साइकोटिक एपिसोड्स के मेडिकेशन पर रह रहे थे और फिर एक दिन उन्होंने खुद को मार दिया। कैरी को लगता है कि ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है जिसकी वजह से वो वेरेंस के बारे में ड्रू से डिस्कस करती है, पर ड्रू इन सारी बातों को बकवास बोलता है और कैरी उससे जाने के लिए बोलती है। ड्रू के जाने के बाद कैरी खून के सने हुए पैंट्स और उस पत्थर को ध्यान से देखती है और इस बीच उसे कई सारे पेंटिंग्स भी मिलते हैं। विल भी कुछ कपड़ों को फाड़ के कुछ बना रहा था और कैरी को एक डायरी भी मिलती है जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं। विल कुछ कपड़ों पे कुछ पेंट करता है और अपने वॉल पे लगा देता है और फिर अपने फेस पे एक मार्क करता है। विल के पीछे अब अटलांटो खड़ा हुआ दिखता है और विल उन दोनों को ही अटलांटो के पास लेकर आए। विल अब पूरी तरह अटलांटो के कंट्रोल में था। कैरी को ऊपर से कुछ लैटिट्यूड्स मिलते हैं जिनको वो मैप में मार्क करना शुरू कर देती है। अगली सुबह लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को फॉलो करते हुए कैरी विल के घर के बाहर होती है और ड्रू से बात कर रही होती है। ड्रू से बात करने पे कैरी को पता चलता है कि विल और ब्रिटनी दोनों ही विल की फैमिली मर्डर के बाद बहुत ही क्लोज आ गए थे और जब चाइल्ड सर्विसेज ने उन दोनों को अलग किया तो वो लोग एक दूसरे को ट्राइबल स्टाइल ड्राइंग्स वाले लेटर से एक दूसरे से बात किया करते थे, जिसके बाद कैरी का शक इस बात पे आ जाता है कि विल एक कल्ट का मेंबर हो सकता है
और फिर कैरी ड्रू को अपना कोऑर्डिनेट्स भेजती है और बोलती है कि अगर वो 1 घंटे में ना आए तो वो उसे बचाने आ जाएगा। ड्रू के घर में अटलांटो का एक आदमी बैठा हुआ था और कैरी उस जंगल से होते हुए एक कैबिन के पास पहुंचती है। ये कैबिन सोलोमन का था। सोलोमन उसे अंदर बुलाता है और फिर सोलोमन कैरी को बताता है कि कई साल पहले कैसे कॉलोनाइजर्स ने यहाँ के नेटिव्स को कई सारे डिजीज से इन्फेक्ट किया। अगर कोई ट्राइब खुद को उन डिजीज से बचा पाती है तो वो सिंचनी थी। सोलोमन के जो एंसेस्टर थे वो सिंचनी से बहुत डरने लगे थे क्योंकि उन्हें कभी भी कोई डिजीज इफेक्ट ही नहीं कर रही थी। इसीलिए डर के मारे अटलांटो यानी कि स्पिरिट ऑफ डेथ ने सिंचनी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अटलांटो हमेशा सिंचनी के उन लोगों को मारता था जो कि ब्लड लाइन कंटिन्यू कर सकते थे, उनके मदर, डॉटर्स और सिस्टर, ताकि सिंचनी ब्लड लाइन आगे ही ना बढ़े। ड्रू और कैरी दोनों ही उसके बाद विल के घर में जाते हैं। ड्रू घर में जाता है और कैरी शेड में जाती है जहाँ पे उसे कई सारे ड्राइंग्स मिलती हैं जो कि कपड़े से ढकी हुई थी। एक बार कैरी कपड़ा हटाती है तो उसे खुद का चेहरा दिखता है जिसे देख के वो शॉक में चली जाती है। ड्रू दूसरी तरफ घर के बेसमेंट में जाता है जहाँ पे उसे किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो धीरे धीरे अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो एक टॉर्च और पिस्टल निकालता है और फिर अचानक से उसका टॉर्च काम करना बंद कर देता है और फिर अचानक से कोई बेसमेंट से उठ के बाहर जाता है। ड्रू उसके पीछे पीछे भागता है और कैरी भी डर के मारे शेड से बाहर जाती है। बाहर आने पे एक टीनेजर विल पे प्रैंक कर रहा था और विल उसे मारने ही वाला होता है, पर ड्रू और कैरी दोनों ही उसे रोक देते हैं, जिसके बाद वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। कैरी को विल बोलता है कि कैरी के पास उसके लोगों का कुछ रह गया है और कैरी को उसे आके वो चीज लौटा देना चाहिए और वो कैरी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। ड्रू कैरी को लेकर जा रहा होता है कि कैरी विल से ब्रिटनी के बारे में पूछती है। विल पहले रुकता है और कैरी की तरफ देखता है और एक इमेजिनरी एरो छोड़ता है और फिर कैरी के दिमाग में आता है कि एवा की जान खतरे में है। वो ड्रू को कुछ समझा ही नहीं पाती है क्योंकि कैरी बहुत ही घबराई हुई थी और ड्रू कुछ सुनने या समझने के लिए राजी ही नहीं था। पर कैरी उसे बोलती है कि वो अकेले विल के घर गई थी और उसे वहाँ पे किसी ने पकड़ा और वो श्योर है कि एवा की जान खतरे में है। एवा दूसरी तरफ विल की बहन की आत्मा को फॉलो करके कहीं पे जा रही होती है, जो उसे एक कबर्ड से लेकर एक बस के अंदर लेती है। बस में उसे विल का एक एलिफेंट वाला टॉय मिलता है और ग्रेस विल की बहन एवा को अपने घर ले जाने लगती है। विल अपने फादर की एशेस को प्रॉपर्टी के आसपास बिछाने लगता है। एवा को ग्रेस खींच के कहीं पे ले जा रही थी और एवा को बहुत ही दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ से ग्रेस को छोड़ के भाग जाती है। दूसरी तरफ कैरी और ड्रू दोनों ही सोलोमन के घर के पास आते हैं, जो कि कबर्ड के पास ही था। एवा को ग्रेस की आवाजें सुनाई देती है और सोलोमन एवा को ढूंढ लेता है। सोलोमन एवा से वो पत्थर ले लेता है और एवा कैरी और ड्रू के पास आ जाती है। सोलोमन वो पत्थर जो कि एरो हेड था उसे लेकर एक टेंट के पास जाता है और उसे रास्ते में वही फोटो वाली लेडी दिखती है। टेंट के अंदर विल था और उसकी बहन उसे एक एक्स देती है। अटलांटो विल को खुद को मारने के लिए बोलता है, पर तब तक वहाँ पे सोलोमन आ चुका था। अब हमें विल का बचपन वाला वर्जन एक बर्फीले रास्ते से जाते हुए दिखाया जाता है। जैसे जैसे अटलांटो को एक्सोरसाइज करने के लिए विल गॉड से हेल्प मांगता है, वैसे ही विल के बचपन वाले वर्जन के सामने स्टार्टिंग में जो आदमी था वो उसके सामने बढ़ता है। सोलोमन विल को बचा लेता है और ये सब कुछ कैरी देख रही होती है। विल के मुंह से कुछ निकलता है और फिर सोलोमन विल को उठा के फायर के पास लेकर आता है। विल को सोलोमन बताता है कि सिंचनी ब्लड के सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे और फिर वो एरो हेड यानी कि उस पत्थर को विल के हर्ट के पास डालता है और फिर विल को बहुत तकलीफ होने लगती है और फिर विल का छोटा वर्जन उस घर से भागता हुआ हमें दिखता है। सोलोमन कैरी को देखता है और वो टेंट जल रहा था। सोलोमन उस एरो हेड को फिर से गाड़ देता है और विल के पास मेडो वापस आ जाती है। कैरी विल से माफी मांगती है और फिर विल एक रोड ट्रिप पे आ जाता है और कैरी उसे एक नोटबुक देकर वहाँ से निकलते हुए बोलती है कि अथॉरिटीज के पास अगर एक बार फंड आ जाए तो वो यहाँ पे सब कुछ ढूंढना शुरू कर देंगे। विल का घर अभी खाली हो चुका था, जहाँ पे इमर्सन उनकी बेबी बेसमेंट में जाती है और पजेस्ड होकर बाहर आती है और इसी के साथ में मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी सिंचनी ट्राइब के कुछ आखिरी बचे खुचे लोगों के बारे में थी। सिंचनी ट्राइब को डिसाइपल्स ऑफ एटलांटो खत्म करना चाहते थे क्योंकि उनके पास बहुत सारे इम्यून क्वालिटीज थे। बचपन में विल ने सिंचनी ट्राइब की एक एरो हेड को छुआ और उसे और उसकी बहन ग्रेस को एटलांटो ने फॉलो किया और उसकी बहन और माँ को मार दिया ताकि उनकी ट्राइब आगे ना बढ़ पाए। विल को एक नेटिव ने अपने ग्रैंडपा के पास छोड़ा जो कि उसे 16 किलोमीटर दूर रहते थे।
ये जानकर चाइल्ड सर्विसेज वाले बड़े ही सरप्राइज थे। विल के पिता हरमन अपनी फैमिली में हुए मर्डर्स को सह नहीं पाए और पिछले 10 साल से वो कई सारे मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज चेंज कर चुके थे और फिर एक दिन उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद अब विल को वापस उसके बचपन के घर में जाना पड़ता है। वहाँ पे उसे अटलांटा और ग्रेस उसकी बहन की आत्मा हॉन्ट करती है और फिर उसके एक दोस्त ब्रिटनी की मौत हो जाती है। पुलिस को जब पता चलता है कि ब्रिटनी को विल जानता था, उनका शक उसी पे जाता है, पर वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। डिटेक्टिव कैरी एक बार चुपके से विल के घर में चली जाती है, जहाँ पे उसे अटलांटो हॉन्ट करता है और वो वहाँ से एरोहेड और विल के खून से सने हुए पिजामा उठाकर घर जाती है। विल के घर के मर्डर के इंटरव्यू वाले वीडियोस देख के उनको अटलांटो के बारे में पता चलता है और अटलांटो इसी बीच विल को पजेस कर देता है और एवा जो कि कैरी की बेटी थी और कैरी दोनों उसके पास लाने के लिए बोलते हैं। अटलांटो इसी बीच विल को पजेस कर देता है और कैरी दोनों को उसके पास लाने के लिए बोलता है। एवा इसी बीच ग्रेस की दोस्त बन चुकी थी, जो कि उसे खींच के अटलांटो के पास ले जा रही थी, पर एवा को बहुत ही दर्द होता है और वो ग्रेस को वहीं पे छोड़ के भाग जाती है। एवा को रास्ते में सोलोमन मिलता है और सोलोमन एवा से एरोहेड लेकर आगे बढ़ जाता है। सोलोमन विल का एग्जॉर्सिज्म करता है और उस एरोहेड को जमीन में गाड़ देता है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी कुछ भी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।